एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे, आगे करना है आज करना था आपने क्वेश्चन नंबर 5 से। बोलो एंजल, क्या कह रहे हो? जी क्या है? बोला नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, पास कर दो। कैसी तबीयत है शुभश्री? क्या हो गया था बेटे? हाँ, तो बहुत ज्यादा हालत खराब है तेरी, अभी भी लग रही है हालत खराब। तो इतने दिन फिर क्लास का क्या किया? रिकॉर्डिंग देखते थे? सोहन को नहीं जानता। अरे वो तो बहुत जरूरी था। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज, हेलो, फिफ्थ कल हो गया था शायद। वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स अदर डायगोनल इफ द रोम्बस हैज एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। ये कल नहीं किया? मेरे ख्याल तो किया है। चलो अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। अगर कर भी लिया तो भी दोबारा कर लेते हैं। एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे। रोम्बस क्या होता है जी? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल्स जो है ना वो अनइक्वल होती हैं। यानी कि अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है मेरे पास, तो ए से लेकर के सी तक और बी से लेकर के डी तक ये दो हमारे पास डायगोनल्स आ गए। हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा कर दो। टेस्ट है। कल टेस्ट है। कितने क्वेश्चन तक का टेस्ट है? 10 क्वेश्चन होंगे। अब वो 20 नंबर का भी टेस्ट हो सकता है या 30 का भी हो सकता है। 6.2 के कितने होंगे? 6.1 6.2 दोनों एक्सरसाइज का है। 6.2 के कितने क्वेश्चन? दोनों के होंगे, जितने भी करा दूंगी, हर टाइप का होगा जितने तक करा। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें जो छोटे वाली डायगोनल है, शॉर्टर डायगोनल, बता सकते हो कौन सी है? बी डी है। इसको हमने ना एक्स लेट कर लिया। एक्स भी नहीं बल्कि तुमने D1 लेट करना, ताकि फिर फॉर्मूला याद रखना आसान रहे। ठीक है, डायगोनल की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है और हमने इसको इसलिए D1 लिख लिया। ठीक है, और जो लॉन्गर है, लॉन्गर डायगोनल, वो हमारे पास AC है, उसको मैंने D2 लेट कर लिया। अब एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू, इधर से निकल जाओ, वेलकम। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू, शुभश्री बेटे दरवाजा जरा मिला दे, इज हाफ D1 D2। ठीक है, हाफ D1 D2। अब एरिया तुम्हें दे रखा है 128 और हाफ एज इट इज, और वो कह रहा है कि जो लॉन्गर डायगोनल है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो D2 है वो 2 टाइम्स D1 है। लॉन्गर डायगोनल जो है वो शॉर्टर की डबल है, 2x। हाँ ठीक है। तो आपने या ऐसे लेट कर लो कि इसको तुमने, चल ऐसे ले ले, छोड़ दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D2 इज 2 टाइम्स D1। अब वैल्यू रखिए D1 एज इट इज, D2 की जगह 2 टाइम्स D1, तो 2 से तो 2 कट जाएगा और ये तुम्हारे पास D1 का स्क्वायर आ जाएगा। D1 इंटू D1 आ जाएगा या नहीं? तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 128। बता सकते हो 128 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8√2। 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है, 128 करके दिखाना है। और D1 थी क्या? शॉर्टर डायगोनल थी, और यही वो पूछ रहा है। तो शॉर्टर डायगोनल इज 8√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ABCD is a parallelogram. P and Q are 2 points on the sides AB. What can you say about the ratio of area PCD and area QCD? चलिए ड्रॉ करते हैं। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, इसका नाम है A, B, C and D। अब वो कह रहा है कि PQ जो AB जो साइड है उस पर एक पॉइंट P दे रखा है, कहीं पर भी ले लो। आपने सपोज यहां ले लिया P, ठीक है, और जो CD साइड है उस पर एक पॉइंट वो कह रहा है कि Q है। अब वो Q पॉइंट भी कहीं पर भी ले लो, सपोज मैंने Q यहां पर ले लिया,
तो जब वो पिताजी भी आया, इधर इधर शिफ्ट हो जाओ। आ जाओ तीनों इधर, घूमे किधर हो जाओ बेटा। एक स्टूल रख दो यहाँ पे, एक स्टूल रखो यहाँ पे, ठीक है। अब सानवी बेटे टाइम से आया करो, लेट तो ठीक है। तो जब तक वो ये ना कहें कि ये पी और क्यू मिड पॉइंट है, हमें मिड में नहीं लेने। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मिड पॉइंट है, उन्होंने कहा बस एक पॉइंट है ये। बात समझ आ गई? तो मिड पॉइंट के अलावा कहीं भी ले लो। लाइक पी मैंने इधर लिया, आप थोड़ा ए के पास ले सकते हो। क्यू पॉइंट मैंने यहां लिया, आप थोड़ा सी के पास भी ले सकते हो, कहीं भी ले लो मिड के अलावा, ठीक है। अब वो कह रहा है पी और क्यू सेम पे नहीं होने चाहिए ना। What can you say about the ratio of area of triangle PCD, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, and the area of triangle PCD and QAB आना चाहिए। इन्होंने QCD लिखा है, QCD तो वो बनेगा ही नहीं। अच्छा नहीं ठीक है, क्यू पॉइंट भी इन्होंने यहीं पे दिया है ए बी पर, यहां पर क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट यहां पर, इससे भी एरिया बना लो, ट्रायंगल बना लो। तो वो जो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं पीसीडी और क्यूसीडी, इनके एरिया का रेशो पूछ रहा है, क्या रेशो होगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से देखना। इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो बेस तो सेम है ना सीडी, यस मैम। तो क्या लिखेंगे, एज both the triangles have same base BC, same base है and same height H। अब इसका रीजन लिखना है मुझे, क्यों। दोनों की मैंने कहा हाइट सेम है, यानी कि अगर दोनों से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये सेम हाइट है, एम और एल, ये भी एच है और ये भी एच है। रीजन क्या है इसका, दो पैरेलल लाइंस। यस, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, सेम होता है ना। सो देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी होगा, एंड उसका रेशियो निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूसीडी। तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस है डीसी, हाइट है एच, नीचे वाले का भी बेस है डीसी, हाइट है एच, दोनों कट जाएंगे तो 1/1 आ जाएगा। तो रेशो कितना आ गया, 1:1। अब कहने का मतलब ये है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने मर्जी ट्रायंगल बना लो बट उनका बेस सेम होना चाहिए, तो उन सबका एरिया कैसा होता है, सेम होता है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला है, वो कंक्लूजन हमने लिखना है। व्हाट इज दैट कंक्लूजन, द एरिया of all the triangles having same base and between same parallel lines, ये जो 11 का साइन बनाया ना मैंने, ये 11 का साइन पैरेलल लाइंस को शो करता है। सेम पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। गॉट इट, बात समझ आ गई अच्छे से, ठीक है। अब ये तो हमने दो का ले दिखाया, इसमें मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी ट्राइंगल हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे तुम बताना, मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दे रही हूं, ठीक, देखते हैं तुम्हें समझ में आता है कि नहीं। मान लो मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, और मैंने इसमें एक लाइन सेगमेंट ले लिया DE, जिसमें मैं कह रही हूं कि DE जो है वो BC के
पैरेलल है, DE पैरेलल BC है, राइट। अब मैंने क्या किया, B को तो ज्वाइन कर दिया C से और B को ज्वाइन कर दिया E से, कर दिया। अब इसमें मुझे दो पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे बताओ, दो पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये तो है तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, दो ट्रायंगल्स तो ऐसे बताओ जिनका बेस DE होना चाहिए, और दो ट्रायंगल्स ऐसे बताओ जिनका बेस BC होना चाहिए। मिड पॉइंट तो लेना ही नहीं है, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का एक तो साइड हो गई बेस, जैसे ये DE बेस हो गया, तो तीसरा वर्टेक्स इस लाइन पे ही होना चाहिए, तो ट्रायंगल क्या बनेगा, BE से एक तो ट्रायंगल ये बन जाएगा, BEC, एक तो ये बन जाएगा ट्रायंगल, इसका बेस DE है, BC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, ये वाला BCE, ये वाला। तो ये दो ट्रायंगल ऐसे हो गए जिनका बेस क्या होगा, DE होगा। क्या नाम बताया मैंने, BDE और CDE। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, दिस एंड दिस हैव सेम बेस DE and between same parallel lines कौन कौन सी, DE पैरेलल BC। बात समझ आ गई। अब इसी तरीके से मुझे दूसरे वाले दो ट्रायंगल बताओ जिनका बेस BC हो, उनका क्या नाम आएगा। अब बेस BC होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए DBC, तो एक तो ये हो गया DBC और EC, और दूसरा क्या हो जाएगा, EBC हो जाएगा। EC भी है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो एक तो हो जाएगा DBC और एक EBC। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं सेम हैव सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी, BC पैरेलल D। गॉट इट। सो दैट्स वाई इनका एरिया हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है दैट विल बी सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये लो जी। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होगा वो सेम होगा एज द एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। क्लियर। यहां तक समझ आ गए बेटे। नेक्स्ट आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब अगला जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बेटे ध्यान इधर दो, 7। आयुष क्वेश्चन पढ़ो। O is any point on the diagonal PR of a parallelogram PQRS. स्टॉप। तो पहले एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, क्या नाम है इसका, PQRS। ठीक है। अब क्या करना है इसमें, O is a any point on the diagonal PR, तो आपको पहले PR वाली डायगोनल को ज्वाइन करना है। तो P और R वाली डायगोनल को ज्वाइन कर लिया पहले, और इस पर आपका O एक एनी पॉइंट दे रखा है, कहीं पर भी PR पे कहीं पर भी आप ले सकते हो, बट मिड में नहीं लोगे। सपोज मैंने कहां ले लिया, यहां पर ले लिया O पॉइंट।
ठीक है जी। प्रूव दैट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल PSO एंड PQO आर इक्वल। PSO, अब PSO ट्राइंगल बनाने के लिए आपको क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? Join to OS. S और O को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा PSO, Join OP. बन जाएगा। और दूसरा ट्राइंगल वो कौन सा कह रहा है? POQ, तो उसके लिए मुझे क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? O एंड Q को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा मेरे पास? ये वाला। ठीक है। यस मैम। और मुझे प्रूफ क्या करना है? पहले गिवन लिख लो इसमें। गिवन PQRS is a parallelogram. O is any point on diagonal PR, and to prove, पहले टू प्रूव लिखते हैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल POS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी, ओ से आपको दोनों साइड के अबाउट पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी। वेट, इस ट्राइंगल में ये PO पॉइंट, अगर हम यहां से एक पैरेलल लाइन ले लें लाइक दिस, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू PS इंटू दिस आ जाएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी चाहिए मैं। अच्छा, और इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू PQ इंटू दिस, POS और POQ का एरिया। एक और भी थ्योरम चलेगी फिर इसमें कि ट्राइंगल का एरिया जो है एक और चीज चलेगी इसमें ना। इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज और देखो। अभी आपने देखा कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन हो, जैसे ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इस पर मैं कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लूं, जैसे सपोज इट इज ABCD पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से मैंने यहाँ पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया से O, और इससे इसको ज्वाइन किया, तो जो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC आएगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हाइट है। Yes, ma'am. अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो सिर्फ DC इंटू H है, क्या मैं इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लिख सकती? लिख सकते DC. पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ ही तो होता है। देखो, ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, जिसमें से बेस इंटू हाइट किसका एरिया होता है? पैरेललोग्राम का। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को हाफ ऑफ लिख सकती हूँ। तो एक तो ये फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिखो, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस ना आपका MCQ भी आ सकता है। ये बनाना भी है। हाँ, मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं मिस कर दिया? और एक और थ्योरम लिखेंगे, उसका भी इसमें यूज होगा। हाँ, लिख लो पहले, इसको बना लो, लिख भी लो। हाँ बेटे, डायग्राम बनाना है। बनाना भाई। बताएगा ये
मॉडलिंग करते इसको छुट्टी है 21 को छुट्टी है। हाँ स्कूल की है देख लेना 2 मिनट नहीं सर। डन, लिख लिया अंदर। यस एक और थ्योरम यहां पर यूज होगी इस क्वेश्चन के लिए, एक और यूज होगी। जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल। सानवी, हाँ फॉर्मूला नोटबुक में बेटे, ध्यान बच्चे सब यहां रखो। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है ABC, ठीक है, और इसमें मैंने इसकी ट्राइंगल भी ना स्केलन लेना या आइसोस्केलस ऐसे मत लेना, ए यहाँ लो, ऐसे ट्राइंगल लो, हाँ ये वाला और इसकी लिखो मीडियन। ये सपोज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अगर मैं A को D से ज्वाइन कर दूं तो AD जो होगी, AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मैं ये शो करूंगी कि मीडियन से जो ये दो ट्राइंगल बने उन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी सेम होता है। अब देखना कैसे, मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल सकती हूं, से इट इज अ परपेंडिकुलर AE, लेट AE परपेंडिकुलर CB, ठीक है। अब जो इस वाले ट्राइंगल का एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और जो आपके पास इधर वाला ट्राइंगल बना है, ये वाला, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, जिसमें अगर मैं DB को बेस ले लूं तो इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो भी AE ही दी जाएगी, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB जो बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस होगा उसका DB, और हाइट सेम होगी जो कि AE है। अब पहले तो यही बात समझो कि ऐसा क्यों होता है, ऑब्ट्यूस एंगल की जो हाइट है वो बाहर क्यों आती है, ठीक है। यहां पे समझो जरा, मैंने 3 तरह के ट्राइंगल लिए हैं। ये सबसे पहले लिया मैंने एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। व्हाट इज इट, नहीं समझाने के लिए बता रही हूँ, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी इसके तीनों एंगल जो हैं वो कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। यानी एंगल AB लेस देन 90 डिग्री है, एंगल BB लेस देन 90 डिग्री है, एंगल CB लेस देन 90 डिग्री है। तो ये नहीं, इक्विलेटरल नहीं है, एक्यूट एंगल्ड बोला मैंने ट्राइंगल। साइड की हमने कोई बात नहीं कही, देखने में लग रहा है बट है नहीं, ठीक है। ठीक, तो इसका आप कोई भी हाइट ले लो, चाहे आप यहां से ले लो परपेंडिकुलर हाइट, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये वाली ले लो, तीनों परपेंडिकुलर हाइट जो है वो ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी, है ना। यानी कि आप इस ट्राइंगल के एरिया को हाफ इंटू BC इंटू दिस लिख सकते हो। अगर आप BC को बेस ले रहे हो तो हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी, हो जाएगी। ऐसे आप इसके ट्राइंगल को हाफ इंटू AC इंटू ये वाली हाइट ले सकते हो, तब भी सेम एरिया आएगा। ऐसे आप इस ट्राइंगल के एरिया को हाफ इंटू AB, अगर AB बेस ले रहे हो तो हाइट क्या लेंगे, ये वाली साइड लेंगे, तब भी सेम एरिया आएगा, है ना। यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करती है, बाहर नहीं करती। अब आ जाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है जी, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, लिसन, अगर आप बेस ले रहे हो इसको, मन्नत ध्यान इधर, अगर आप बेस ले रहे हो इसको तो हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली साइड,
हो जाएगी। Yes. अगर आप बेस ले रहे हो ए बी को तो हाइट क्या हो जाएगी, बीसी वाली साइड। लेकिन अगर आप बेस ले रहे हो एसी को तो हाइट आपकी यहां से ऐसे डलेगी, यहां से इस वाली साइड पे हाइट ऐसे डलेगी। तो अब इसका एरिया भी तीन तरह से कैसे लिखा जा सकता है, हाफ इंटू बीसी अगर मैं लिख रही हूं तो हाइट क्या आ जाएगी, ए बी। अगर मैं हाफ बेस को ए बी ले रही हूं तो हाइट कितनी आ जाएगी, बीसी। और अगर मैं हाफ बेस को ए सी ले रही हूं तो हाइट क्या आ जाएगी, बी। बात समझ आ गई, क्या हो गया इतना समझ आ गया। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की भी जो हाइट है या तो वो सर्कल इसके ट्राइंगल के अंदर ही लाई कर रही है और या फिर वो उसी की दो साइड्स हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आ जाओ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पे जो कि हमारे पास यहां पर केस है। सी लुक एट हियर, अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल की बात करूं, रिकॉर्डिंग की हाँ कर चल रही है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में लिसन, अगर आपने बेस को ये वाली साइड ली है, ध्यान यहां पे, अगर आपने बेस ये वाली साइड ली है तो हाइट आपकी परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से आएगी, तो वो बाहर की तरफ क्यों आती है, वो इसको पीछे बढ़ाने के बाद ऐसे हाइट आती है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वही वाला केस है। सी ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें अगर मैं बेस को ये वाली साइड ले रही हूं तो हाइट मेरी कहां जाएगी, ट्राइंगल के बाहर। समझ आ गया अच्छे से। तो अगर आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, तो इसकी जो हाइट होती है, एक हाइट इसकी ट्राइंगल के बाहर लाई करती है, सिर्फ एक। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आपके पास यहां से ये दोनों एरियाज ये आ गए, यहां पे फोन है, फिर हाथ ऊपर रख टेबल पे, आराम से बैठ, ध्यान यहां पे रख, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्योंकि ये मीडियन था, एडी मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है, साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। इसका मतलब सीडी और बीडी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो बट बीडी इज इक्वल टू सीडी, उसका रीजन क्या है, बिकॉज एडी इज मीडियन। तो इस यहां से आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी दोनों सेम आ जाएंगे, यस और नो। यस ये ना फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर रिजल्ट है ना, ये हमारा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए चाहिए जो हम 7th वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ आ गया, इसलिए मैंने ये कराया। ठीक है जी, चलो डन। ये लिखना है बेटे सारा फॉर्मूला नोटबुक में, ठीक है। आप जहां पे क्वेश्चन कर रहे थे रजिस्टर में वहां पे आ जाओ, लिख लिया, लिख लो लिख लो, सीरियस किसके ये अंदर सीरियस होकर पढ़ रहे, ठीक। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन पे, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। आपने क्वेश्चन में ये सब कुछ लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख ली, कंस्ट्रक्शन अभी लिखनी बाकी है। कंस्ट्रक्शन लिखो टू प्रूव के बाद, राइट डाउन कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, एस ओ को ज्वाइन किया, क्यू ओ को ज्वाइन किया एंड एस क्यू को भी ज्वाइन किया, इस वाली डायगोनल को भी ज्वाइन किया, कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी तो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, लिखवाया था। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब एसओ
और ओ क्यू दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। Am I right? This implies that कि S से लेकर के इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, P Q R S O P नाम दे रही हूं मैं, जहां पर ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एस पी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी एस क्यू। इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो पी क्यू वाली साइड है वो मीडियन का काम करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया दोनों कैसे, अच्छा हाँ पी 2 बार आ गया, सही कह रहा है। इसको ए लिख देते हैं, ए लिख दो, इसको ए लिख दो। तो एस ए, यहां पर एस ए जो है वो पी एस क्यू ट्राइंगल के लिए मीडियन का काम करेगी। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि किसी भी ट्राइंगल की मीडियन उस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, बताया। तो यहां से आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। अब सेम चीज आपने लेनी है किस ट्राइंगल में, सेम कंसेप्ट इस वाले ट्राइंगल में, ओ एस क्यू में। इस वाले ट्राइंगल में भी क्योंकि एस ए वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो कि ओ ए जो है वो इस वाले ट्राइंगल की मीडियन है। यस मैम। कह सकते हो कि नहीं, और सेम कंसेप्ट उसमें लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम कि सिमिलरली जो ओ ए है इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ओ एस क्यू। सी ओ ए इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ओ एस क्यू। तो यहां से भी क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू ए हो जाएगा। डायग्राम से चेक करो, यानी इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया दोनों इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। Yes. अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, यानी अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस अगर कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस ए। यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू ए, यही लाइन आएगी। मैंने क्या लिखा है पता है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करके लिखा है और दोनों की राइट हैंड साइड को राइट साइड में माइनस करके लिखा है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतना समझ आ गया। और बस उसके बाद एक ही लाइन है सी, समझ लो कैसे। आपके अपने इस वाले ट्राइंगल के एरिया में से, ध्यान इधर स्क्रीन पे, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करा है, तो कौन से ट्राइंगल का एरिया बच गया, पीएसओ, पीएसओ का एरिया बच गया, बचेगा। राइट साइड में आपने इस वाले ट्राइंगल में से नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, यानी यही वाली लाइन आ जाएगी जो प्रूफ करनी थी। लगी समझ, बस ये वाली लाइन लिख दो। तो दिस इंप्लाइज दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां से आ गया आपके पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी, क्या नाम था उसका, पी ओ एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। हैंस क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। अब मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन बताऊंगी जिसमें आपको इन दोनों इक्वेशन को माइनस करने की जगह प्लस करना पड़ेगा। सी, आपने अभी इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो ओ पॉइंट लिया है, लुक एट हियर, वो पी की साइड लिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ओ पॉइंट आर की तरफ आ रहा हो, यस, हो सकता है कि नहीं। तो इसी की एक और डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर वो डायग्राम आ गया तब आप कैसे करोगे। तो सेम क्वेश्चन में
एक आपने पहले पैरेललोग्राम बनाना है, नाम वही देखना जो आपने अभी ऊपर लिखे थे, P लिखा था, Q R S, और इसमें P R के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है O, तो वो पॉइंट मैंने O यहां पर ले लिया आपकी बात। क्या क्वेश्चन है? नहीं, इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही है ये, क्योंकि हो सकता है आपके पास ये वाला डायग्राम बना हुआ आ जाए, क्वेश्चन में ही बना हुआ आ जाए ये डायग्राम, तो फिर तुम्हें दोनों इक्वेशन को माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और करना वही है सेम, आपको इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिखाना है, तो सब कुछ सेम लिखना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ सेम लिखो, सब कुछ सेम, जितना भी अभी तक लिखा है सारा कुछ सेम लिखो, गिवन एज इट इज लिखो, टू प्रूव एज इट इज लिखो, कंस्ट्रक्शन एज इट इज लिखो, बाय अ थ्योरम वी नो दैट एज इट इज आएगा, दोनों इक्वेशन जो बनेंगी सब कुछ एज इट इज आएगा, सब कुछ एज इट इज अप टू इक्वेशन नंबर 2 तक, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है, इसको ज्वाइन किया, इसको किया, इसको किया, सेम है, सब कुछ सेम है, इक्वेशन नंबर 2 तक सब कुछ सेम है। इसीलिए पूछ रही हूँ सर। मन्नत बात हुई। का टेस्ट सिर्फ 6.1 में से हुआ, थैंक यू। ओके, सिर्फ 6.1 में से, लेकिन होगा, टेस्ट इज कंपल्सरी। और शुभश्री आप आओगे और यहाँ पे अपना काम करोगे, आप टेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि 6.1 आई डोंट थिंक तुमने की हुई है, 6.1 पेरीमीटर एंड एरिया वाला चैप्टर किया है, किया हुआ है, अगर कर सकते हो तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। और जो ये जो पॉइंट था ना, इसको हमने ए लिखा था, ये एज इट इज लिखना डायग्राम में। हाँ, एनसीईआरटी का आएंगे, डिजिट्स मैं चेंज कर दूंगी, लैंग्वेज सेम रहेगी। देख के लिख रहा है टोटल, भूमि तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देख के लिख रहा है। इक्वेशन 2 तक सबने लिख लिया? लिखो, जल्दी लिखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इक्वेशन 1 बताओ तुम्हारे पास क्या आई थी? कौन से दो ट्राइंगल का एरिया सेम आ रहा है? बड़े बड़े ये वाले का आ रहा होगा PSA का एरिया और PQA का, यही आया ना। और दूसरी इक्वेशन में ये आ रहा होगा गुरजोत, ध्यान इधर, SOA का एरिया और SQA का एरिया। अब बता सकते हो इन दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो अब अगली लाइन में तुम्हें बस यहाँ चेंज करना है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? प्लस, यानी यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम है, इजी है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, कितने मार्क्स का टेस्ट है? 20 नंबर का टेस्ट होगा 6.1 एक्सरसाइज का। और मैं फिर बोल रही हूँ, मैं 4 नंबर की एक केस स्टडी जरूर दूंगी अपने आप से बना के, 4 नंबर की एक केस स्टडी जरूर आएगी उसमें, ठीक है। टाइम से
हो गया सबका ये क्वेश्चन? जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। बस यहाँ पे तो प्लस का ही साइन लगाना है, उसके बाद ये लाइन सेम है एज प्लूरल। क्या घर से क्या कर लेगा? घर से तुझे पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करा रही हूँ। नहीं ये गलत। अच्छा, कल टेस्ट है ना इसलिए और जल्दी फिर से मैंने आपको ना वो लिखवाया था, पॉलीगॉन्स के नेम्स लिखवाए हैं तुम्हें? अच्छा तुम्हें नहीं लिखवाया। फॉर्मूला नोटबुक निकालो, उसमें लिखो नंबर ऑफ साइड्स, नेम ऑफ पॉलीगॉन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां पर आएगा एंगल सम ना, एंगल सम, सिर्फ एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, और एक मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। और यहां पे एक वर्ड लगा लेना रेगुलर, पॉलीगॉन से पहले ना रेगुलर, हाँ रेगुलर वर्ड। अब सबसे पहले तो पॉलीगन ही समझो होता क्या है, व्हाट इज अ पॉलीगन इसके कई साइड इक्वल है। राइट डाउन, अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड planar figure या plane figure bounded by line segments only, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं? जनरली पॉलीगॉन बोलते हैं। अब मुझे बता सकते हो सबसे छोटे पॉलीगन में ऐसा कौन सा पॉलीगन जिसमें सबसे कम साइड्स हो? ट्राइंगल ऑफ कोर्स। ट्राइंगल के अलावा सबसे छोटा जो पॉलीगन होगा वो क्या होगा? एक ट्राइंगल होगा। वो ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, स्केलन ट्राइंगल हो सकता है, आइसोस्केलेस हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है। तो ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। यहां पे लिखना है कि ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, जिसमें कि 3 साइड्स होती हैं। ये नीचे वाला भी लिख लो। इसके नीचे वाला मैं टेबल लिखाऊंगी अभी मैं। हैविंग 3 साइड्स, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? Sides equal. Yes, if all the sides are sides of a polygon are equal, then it is called regular polygon. Regular polygon. अब आप मुझे ये बता सकते हो कि जो सबसे छोटा पॉलीगन है यानी कि ट्राइंगल है, जब उसकी तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो उस ट्राइंगल को स्पेशली क्या नाम देते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी अगर आपसे कहा जाए कि नेम द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन, तो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन जो होगा वो इक्विलेटरल है। लेकिन अगर कहे कि नेम द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन तो सिर्फ ट्राइंगल लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, नोट की फॉर्म में, नोट स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन इज ट्राइंगल। और अगर कहे स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन तो उसमें क्या नाम आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। और ट्राइंगल में कितने वो होती हैं साइड्स? 3 साइड्स होती हैं। एंगल सम कितना होता है उसका? 180 है ना।
चलिए अब जरा ध्यान देंगे, अब ये टेबल बनानी है, अब इसको जरा बहुत ध्यान से समझना, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स, नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, एंगल सम और मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है। इसकी नॉलेज ना आपको जब तक आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तब तक होनी चाहिए। आप ये लगा लो कि इसका यूज ना आज भी 11th में कुछ टॉपिक्स में और 12th में कुछ टॉपिक्स में हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फॉर्मूला नोटबुक में ही लिखना है बेटे। तो देखो नंबर ऑफ साइड्स हमारी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, यानी कि 3 से बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी ये तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। नाम क्या हुआ इसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम इसमें नेम में लिखेंगे, नेम क्या है इसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंगल सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक और चीज इसमें ना, एक ये कॉलम और बनाओ पहले, एंगल सम से पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, उसके बाद लिखना एंगल सम, और उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल। स्पेस नहीं है तो थोड़ा इसको लैंडस्केप में बना लो, यहीं पे एडजस्ट कर लो, यहीं एडजस्ट कर लो। इसी में एक कॉलम में सब कॉलम बना ले, जो ये बनाया था ना एंगल सम, इसी में एक सब कॉलम बना लो, यहीं पे ऐसे लाइन बना करके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का, आराम से आ जाएगा। दिखा रजिस्टर, देखा मेरे को, दिखा अपनी डायरी में बना के देती हूँ, बन रहा तो डायरी देख, ये जो तुमने बनाया ना यहीं पे आ जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये है 180 डिग्री और इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 बन रहा है। नंबर ऑफ ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल बन रहा है, एंगल सम कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। ये लो, पास कर दो बेटे जरा, पास करते हुए। हाँ जी, तो ट्राइंगल के केस में ट्राइंगल तो एक ही बन रहा है, और एंगल सम कितना होता है हमारा ट्राइंगल का, 180 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच इंटीरियर एंगल की मेजर कितनी होती है, 60 डिग्री। अभी पता है 60 डिग्री कैसे आया, 180 डिग्री को यानी एंगल सम को किससे डिवाइड करके, नंबर ऑफ साइड से, यानी एंगल सम को डिवाइड किया किससे, नंबर ऑफ साइड्स से। 180 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 60 डिग्री मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, बात समझ आ रही है, ठीक है। अगला आ जाओ, अब जो इससे अगले वाला रेगुलर पॉलीगन होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 साइड वाला, और ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे कहा जाए बेटे 2 मिनट के लिए समझ लो, अगर आपसे कहा जाए 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, 4 इक्वल साइड्स जिसमें हो ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन का क्या नाम होगा। अब आपके पास 2 चॉइस है, एक तो हो गया स्क्वायर, और कुछ बच्चे बोलेंगे रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। लेकिन दोनों तो आंसर सही नहीं है, तो दोनों में से एक आंसर गलत है, एक सही है। सही आंसर कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। और उसका रीजन क्या है कि रेगुलर पॉलीगन में अगर साइड्स इक्वल हैं तो इंटीरियर एंगल भी इक्वल ही होंगे, तो दैट्स व्हाई रोम्बस आंसर नहीं होगा। 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन हमेशा आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, जिसमें चारों की चारों साइड भी इक्वल है और चारों के चारों एंगल भी इक्वल है। देखो ये बना लेना छोटा सा जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये छोटा सा डायग्राम बना लो। तो नाम क्या होगा इसका, स्क्वायर। अब बात आती है कि मैं इसको कितने ट्राइंगल में ब्रेक कर सकती हूँ। यहां देखो अब जरा, 4 ट्राइंगल में नहीं, मिनिमम कितने ट्राइंगल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 2 ट्राइंगल में, मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब वो बनते कैसे हैं ध्यान से देखना, कोई भी एक वर्टेक्स को लेकर के एक डायगोनल बना दो, कितने ट्राइंगल बन गए, अब 2 बन गए, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन जाएंगे, 2।
और एंगल सम लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगी, 2 इंटू 180 डिग्री, यानी जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया 180 से। अब इसका रूल क्या बन गया, मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मल्टीप्लाई बाय 180, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मुझे इसका वो बताओ, ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, सबको पता है स्क्वायर का 120 अच्छा 90 90 डिग्री होता है। तो वो भी कैसे आया, वो कैसे आया, एंगल सम को डिवाइड करके, किससे, नंबर ऑफ साइड से। चेक करो मंथन, ध्यान इधर, एंगल सम कितना है स्क्वायर के लिए, स्क्वायर का एंगल सम कितना है 360 और साइड्स कितनी है 4। तो जब आप 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए स्क्वायर का हर एक एंगल कैसा होता है 90 डिग्री होता है। बात समझ आ गई। अगला लिखो फिर, नेक्स्ट इज जिसमें 5 साइड हो। अब 5 साइड वाला रेगुलर पेंटागन, जिसके पांचों एंगल भी सेम होंगे और पांचों साइड्स भी सेम होंगी, इसका नाम होता है रेगुलर पेंटागन। अब ये पेंटागन मॉल वाला पेंटागन नहीं है, पेंटागन मॉल भी तो है ना, चंडीगढ़ में गए नहीं तुम, अरे चलो तुम्हें घुमा के लेके आएंगे किसी दिन, ठीक है। कल चलते हैं। नहीं, पेंटागन मॉल भी है एक, वो इधर नहीं है, चंडीगढ़ रोड पे नहीं, शायद हरिद्वार रोड पे है। पेंटागन मॉल बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा बना हुआ है। कल चलें? एलन की शेप में बना हुआ है। हाँ मे बी, शायद इसीलिए उसका नाम पेंटागन मॉल रखा हुआ है। चलिए देखिए, तो इसमें पांचों साइड्स भी इक्वल होंगी और पांचों एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। अब मुझे बताओ इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो करना क्या है, 4 कैसे बन जाएंगे, इधर देखो, सिर्फ एक ही वर्टेक्स से आपने डायगोनल्स बना लिए हैं। ए से पहले सी को ज्वाइन करोगे, फिर ए से डी को ज्वाइन करोगे, कितने ट्राइंगल बन गए, 3 ट्राइंगल बन गए। तो इनका एंगल सम कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, यानी जितने मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 540 डिग्री आ जाएगा। और इस केस में जो ईच इंटीरियर एंगल बनेगा, जब आप 540 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 108 डिग्री। गॉट इट, यस मैम। राइट। अगले पे आ जाओ जी। अगर 6 इक्वल साइड्स हो तो रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 और 6 के 6 एंगल भी कैसे होंगे इक्वल। इसका नाम क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें ट्रायंगल कितने होंगे, एक और बढ़ जाएगा, ये देखो 1 2 और 3, 3 डायगोनल्स हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, एंगल सम कितना हो जाएगा 4 इंटू 180 720। 120 और ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, जब मैं 720 को 6 से डिवाइड करूंगी 120 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। बात समझ आ गई, अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं, कितने रह गए? ठीक है। कितने नहीं रह गए, बस अब मैंने आपको एक रूल लिखवाना है, फाइनली एक रूल लिखवाना है कि इफ अ रेगुलर पॉलीगन has n equal sides implies that it has n equal interior angles। जितनी equal sides उतने ही interior angles, ठीक है। मिनिमम
नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनते हैं, जितनी साइड्स हैं उसमें से -2 करके इतने ट्राइंगल्स बनते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड थी तो एक ही ट्राइंगल बन रहा था, 3 - 2 करते हो तो बनाता है। स्क्वायर में 4 साइड्स थी, -2 किया, 2 ट्राइंगल बन रहे थे। पेंटागन में 5 साइड्स थी, -2 किया, 3 ट्राइंगल बन रहे थे। हेक्सागन में 6 साइड्स थी, 2 माइनस किया, 4 ट्राइंगल्स बन रहे थे ना। तो कितने ट्राइंगल्स बनते हैं, n-2 ट्राइंगल्स बनते हैं। एंगल सम किससे दिया जाएगा, जितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। n-2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो उनको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है, 180। तो n-2 ट्राइंगल्स का एंगल सम कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। और ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल सम अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यानी किससे दिया जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन ये आपका ईच इंटीरियर एंगल होगा। ये बंद ना करो, इसमें एक क्वेश्चन लिखो, आपने बोला फॉर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है फॉर्मूला और कुछ नहीं। अरे एक चलो ठीक है, मैं